हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका, करंट अफेयर्स की पत्रिका है। और ये प्रतियोगिता दर्पण जो है वो जुलाई का संस्करण है। ठीक है, जुलाई 2022 का संस्करण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करें राष्ट्रीय घटनाक्रम से। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु सीटों का पुनर्परिसीमन और सीटों की संख्या में 7 की वृद्धि। पहले देखते हैं परिसीमन क्या होता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो पॉपुलेशन के आधार पर सीटों को निर्धारण करना, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसी तरह देखा जाए तो 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार और चुनाव आयोग दोनों को सौंप दी। ठीक है, और ताज़ा जो परिसीमन हुआ है इस बार वो जनगणना 2011 के आधार पर हुआ है। 2022 में जो परिसीमन हुआ वो जनगणना 2011 के आधार पर, और इससे पहले जो परिसीमन हुआ था 1995 में, वो 1981 के जनगणना के आधार पर हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें जो हैं वो पहले 83 थी और अब 90 हो गई हैं। इसमें आपको जम्मू कश्मीर की सीटें हैं, पाक अधिकृत कश्मीर की सीटें 24 जो थी उसको परिसीमन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीटें हैं। अब देखते हैं परिसीमन के पश्चात यानी परिसीमन के बाद जो कश्मीर की सीटें हैं वो 47 हो गई है। इसमें एक सीट बढ़ी है, पहले 46 थी और अब एक सीट बढ़ के वो 47 हो गई है। और जम्मू क्षेत्र की जो सीटें थीं वो पहले 37 थी, उसमें 6 सीट की बढ़ोतरी हुई है और ये 43 सीटें हो गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की सीटें 7 हो गई। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पहले भी 7 थी और अभी भी शेड्यूल कास्ट की सीटें 7 हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब जो अनुसूचित जनजाति की विधानसभा सीटें हैं वो 9 हैं। मतलब एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीटें हैं वो 9 हैं। पहले कोई भी सीट नहीं थी शेड्यूल कास्ट को, अब 9 सीटें दी गई हैं। फिर कश्मीरी विस्थापितों के लिए भी 2 अलग से सीटें दी गई हैं, आरक्षित की गई हैं। इसका सुझाव दिया गया है। ठीक है, और आयोग को सुझाव में एक महिला को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लोकसभा में 5 सीटों के लिए पुनः परिसीमन इस प्रकार हुआ। जम्मू कश्मीर से जो लोकसभा की सीटें हैं वो 5, और उन 5 में से 2 सीट जम्मू से और 2 सीट कश्मीर से, बचा 1 सीट, यानी जो 5वां सीट होगा वो अनंतनाग का सीट का होगा। मतलब आधा हिस्सा जम्मू का और आधा हिस्सा कश्मीर का। ठीक है, अब देखा जाए तो लोकसभा की जो 5 सीटों का परिसीमन हुआ है वो इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक सीट के लिए विधानसभा की 18 सीटें आई हों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि त्रिपुरा की भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। विप्लव कुमार देव के स्थान पर डॉक्टर मानिक शाह नए मुख्यमंत्री बने। देखा जाए तो 15 मई 2022 को डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्यपाल SN आर्य द्वारा राज्यसभा में आयोजित संक्षिप्त समारोह में शपथ ग्रहण कराया गया। ठीक है, 14 मई को विप्लव कुमार देव ने अपना त्यागपत्र दिया था राज्यपाल को, और 15 मई को डॉक्टर मानिक शाह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली त्रिपुरा में। ठीक है, समझा जा रहा है कि प्रदेश में जो अगले वर्ष होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको देखते हुए सरकार में नेतृत्व परिवर्तन पार्टी ने किया है। डॉक्टर मानिक शाह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, और डॉक्टर मानिक शाह पेशे से एक दंत चिकित्सक मतलब डेंटिस्ट हैं, और सक्रिय राजनीति में आने से पूर्व त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में अध्यापन भी उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कामकाज प्रशासक समिति को सौंपा। तो देखा जाए तो 18 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब AIFF के कामकाज को 3 सदस्यीय प्रशासक समिति को सौंप दिया। प्रशासक समिति में शामिल जो हैं उसमें आपको न्यायमूर्ति AR देव अध्यक्ष होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। फिर SY कुरैशी जो हैं, SY कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त थे। भास्कर गांगुली ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। ठीक है, अब इसका कार्य जो होगा वो होगा कि समिति महासंघ के कार्यों का
संचालन करेगी, महासंघ के जो कार्य होंगे उसको संचालन करेगी। और राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप फुटबॉल महासंघ का संविधान के तहत विभिन्न हित धारकों की सलाह से अंतिम रूप अब प्रशासकों की समिति द्वारा दिया जाएगा तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात उसके तहत ही समिति की देखरेख में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेश निर्मित युद्धपोतों सूरत व उदयगिरी का जलावतरण। देखा जाए तो 17 मई 2022 को युद्धपोत सूरत और उदयगिरी का जलावतरण किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखा जाए तो इसका जो निर्माण किया था, जो निर्माता कंपनी है वो है मझगांव डॉक लिमिटेड, मतलब MDL मुंबई का। ठीक है, और जो डिज़ाइन किया है वो है नौसैनिक डिज़ाइन निदेशालय, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा किया गया है। सूरत जो है वो एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। ठीक है, और जो उदयगिरी है वो स्टील फ्रिगेट है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सुखोई 30 MKI के विस्तृत क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण। ठीक है, इसका क्षमता में विस्तार किया गया है। तो देखा जाए तो 12 मई को वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमान से पहली बार एक विस्तृत रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल, मतलब एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल जो मैक 2.8 की गति से, मतलब कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति इसकी प्रहार करती है। ठीक है, और जबकि विस्तृत रेंज वाले इसके उन्नत संस्करण की गति को 350 किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सड़क यातायात मंत्रालय का रिपोर्ट। तो देखा जाए तो वर्ष 2020 में देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग की रिपोर्ट जारी की गई और रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 इस शीर्षक था, मई 2020 में से जारी किया गया। और रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2020 के दौरान राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में कुल सड़क दुर्घटना जो हुई है वो है 3,66,138। ये रिपोर्ट दर्ज हुई है इतने की। ठीक है, मतलब 3,66,138 सड़क दुर्घटनाओं का रिपोर्ट दर्ज हुआ है राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र मिलाकर 2020 में। अब देखा जाए तो जानलेवा दुर्घटना जिसे कहते हैं फैटल एक्सीडेंट, मतलब इस तरह का जो एक्सीडेंट होता है उसमें कम से कम एक व्यक्ति की जब अगर जान चली गई या मृत्यु हो गई है तो उसे फैटल एक्सीडेंट में रखा जाता है। और इस तरह का एक्सीडेंट जो है वो 1,20,806 हुई थी। ठीक है, और 2020 में ये 12.23% जो जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आई है, मतलब 2019 से कंपेयर किया गया तो इसमें 12.23% जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आई है। फिर देखा जाए तो 2020 के दौरान जो जानलेवा सड़क दुर्घटना को जो हुई है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी हुई, तो वही 43,412, मतलब जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसका 35.9%, मतलब लगभग 36%। ठीक है, वो सड़क दुर्घटना हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। फिर आपको राज्य राजमार्ग पर देखा जाए तो 30,171 दुर्घटना का 75% और अन्य सड़क पर 47,232 यानी दुर्घटना का 39.1%। चलिए नेक्स्ट देखें। 2020 के दौरान जो सड़क दुर्घटनाओं के में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर देखी जाए, मतलब 2020 में जो सड़क दुर्घटना हुए तो उसमें जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है तो वो 1,31,714 है, मतलब 2019 की तुलना में 12.6% कम है। घायल लोग हैं 3,48,279। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो ग्रामीण क्षेत्र में मौतें हैं वो 68% हुई हैं और शहरी क्षेत्र में 32%, मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो दुर्घटनाएं में मौत ज़्यादा हुई है। फिर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रही। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौत हुई है सड़क दुर्घटना में पूरे देश से मिलाकर। और रिपोर्ट के अनुसार जो 18 से 45 वर्ष के जो वर्ग आयु है उस वयस्कों में 2020 के दौरान पीड़ित की संख्या 69% रही और दुर्घटना में जान गंवाने वाले जो 87.4% लोग थे वो कामकाजी लोग थे और 18 से 60 वर्ष की आयु के वर्ग के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि नौसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखा जाए तो 18 मई 2022 को डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेश तकनीक से विकसित पहली नौसेना एंटी शिप पोतरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण स्थल जो था वो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल मतलब आईटीआर से नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 42B से इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, जो नौसेना हेलीकॉप्टर का जो एंटी शिप मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया, और वो किया गया कहाँ से? उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से। और जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया वो था सी किंग 42B। अब देखा जाए तो एंटी शिप मिसाइल जो है वो आपको समुद्र की सतह से थोड़ा ऊपर उठकर तेज गति से लक्ष्य की ओर जाती है, जिससे कि वो रडार के पकड़ में नहीं आ पाती है। साथ ही ऊंचाई कम होने की वजह से दुश्मन इसे मारकर गिरा नहीं पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के देव सहायम पिल्लई को निधन के 270 वर्ष के पश्चात संत का दर्जा। ठीक है, देखा जाए तो 15 मई को जो देव सहायम को संत का दर्जा दिया गया है। कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में इसे दर्जा प्रदान किया। ठीक है, देव सहायम जो है वो भारत के पहले आम जन हैं जिन्हें यह दर्जा प्रदान किया गया है। आम हिंदू से ईसाई बने देव सहायम पिल्लई को वेटिकन ने 2 दिसंबर 2012 को धन्य मतलब ब्लेस्ड घोषित किया था, और 21 फरवरी 2020 को उनके चमत्कार की पुष्टि हुई पोप के द्वारा, और 15 मई 2022 को उनको कैनोनाइजेशन के तहत संत घोषित किया गया। ठीक है, फिर देव सहायम पिल्लई का जन्म अगर देखा जाए तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1712 ईस्वी को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नटलम गांव में हिंदू नायर परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम नीलकांता पिल्लई था, जिन्होंने बाद में 1745 ईस्वी में ईसाई धर्म अपना लिया, और इन्होंने अपना धर्म अपनाने के बाद अपना नाम रख लिया था लेजारूस। लेजारूस का मतलब होता है देव सहायम। ठीक है, और 1752 में यानी 1752 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिम रोक। देखा जाए तो 11 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले के तहत 162 वर्ष पुराने जो अंग्रेजों के ज़माने का जो राजद्रोह कानून था उस पर अंतरिम रोक लगाया, और कहा कि इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश सरकार को दिया गया। ये जो राजद्रोह कानून है वो है धारा 124A, आईपीसी का धारा है 124A। उसको स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए 1870 में शामिल किया गया था। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली, इनकी पीठ ने स्पष्ट किया कि जब सरकार इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती, ठीक है, जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक इसके तहत ना तो कोई FIR दर्ज होगा और ना ही कोई अन्य कार्यवाही की जाएगी। और कहा गया कि जेलों में जो पहले से निरुद्ध हैं जमानत के हकदार नहीं होंगे। राजद्रोह कानून की वैधानिकता के मुद्दे पर सुनवाई शीर्ष अदालत ने जुलाई के तीसरे सप्ताह तक टाल दिया है। ठीक है, आईपीसी की जो धारा है 124A व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो गई है। देश में 2010 में अब तक 13,306 लोगों पर राजद्रोह के केस चले, जिसमें से 867 केस दर्ज हो सके। ठीक है, और इनमें सिर्फ 13 लोगों को ही सजा हुई है, मतलब 1% से भी कम लोगों को सजा हुई है। ठीक है, फिर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में राजद्रोह के 96% मामले सरकार और नेताओं की आलोचना करने वाले को खिलाफ दर्ज हुई है, और ऐसे में 405 जो थे जिसमें से नेताओं की आलोचना की गई थी। 405 केस में नेताओं की आलोचना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत निर्देशक का जलावतरण। 26 मई को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत है निर्देशक नाम का उसका जलावतरण किया गया। ठीक है, इसके निर्माता है गारिन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निजी क्षेत्र की L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। नामकरण जो है वो नौसेना के पूर्ववर्ती सर्वेक्षण पोत निर्देशक, जिसे 32 वर्ष की सेवाओं के बाद दिसंबर 2014 में नौसेना से हटा दिया गया था, उसके नाम पर किया गया। इसका जो क्षमता है वो हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से युक्त इस पोत की विस्थापन क्षमता
लगभग 3400 टन है। ठीक है। 4 सर्वेक्षण मोटर, नौकाओं एवं एकीकृत हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम इस सर्वेक्षण पोत को 14 मील प्रति घंटा की क्रूज गति और 18 मील की अधिकतम गति से प्रचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। 14 मील प्रति घंटा क्रूज गति और 18 मील की अधिकतम गति से चल सकता है। ठीक है। अब देखा जाए तो इस श्रेणी के जो 4 सर्वेक्षण पोत हैं, जैसे लार्ज SLV, ठीक है, के निर्माण के लिए GRSE के साथ अनुबंध 30 अक्टूबर 2021 को किया गया था और पहले संधायक पोत को जलावतरण दिसंबर 2021 को कोलकाता में किया गया था। ठीक है। इसका जो पहला पोत था जिसका नाम था संधायक, उसका जलावतरण किया गया था दिसंबर 2021 में कोलकाता में। ठीक है। और ये पोत है जो जनवरी 2023 तक नौसेना में सौंपने की संभावना है और निर्देशक का जो डिलीवरी है वो अप्रैल 2023 तक संभावित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 34 वर्ष की सेवा के पश्चात INS गोमती नौसेना से हटाए गए। INS गोमती जो है वो नौसेना से हटाया गया 34 वर्ष की सेवा देने के बाद। देखा जाए तो 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य औपचारिक समारोह में भारतीय नौसेना के बहुत सम्मान के साथ सेवा करने के बाद INS गोमती को कार्य मुक्त कर दिया गया और गोदावरी क्लास का जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का युद्धपोत था INS गोमती, ठीक है, गोदावरी क्लास का था, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का युद्धपोत था। और देखा जाए तो 16 अप्रैल 1988 को बॉम्बे के मझगांव डॉक शिप लिमिटेड जो है इसे कमीशन किया गया था और INS गोमती ने 34 वर्ष के बाद अपनी सेवा के दौरान ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भी इसने भाग लिया था। ठीक है। इसका नामकरण जो किया गया था वो गोमती नदी के नाम पर किया गया था। कार्य मुक्त किए जाने के बाद इस पोत को लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थापित किया जा रहा है और ओपन एयर संग्रहालय में इसे जिंदा रखा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य। तो देखा जाए तो 16 मई 2022 को राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। राजस्थान में ये चौथा बाघ अभयारण्य है। पहला रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और अब रामगढ़ विषधारी। देखा जाए तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने इसे संरक्षित बाघ अभयारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो पिछले वर्ष जुलाई 2021 में ही प्रदान की थी। राजस्थान सरकार ने इसके लिए औपचारिक अधिसूचना अब मई 2022 में जारी की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें पहला है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की यात्रा। ठीक है। ये जमैका एक कंट्री हो गया और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस दूसरा कंट्री हो गया। ठीक है। अब देखा जाए तो 15 से 21 मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 2 कैरेबियाई देशों में जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की यात्रा की। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के लिए इन दोनों देशों की यह पहली यात्रा थी। ठीक है। देखा जाए तो पहले जमैका की यात्रा, जब 15 मई 2022 को जमैका की राजधानी किंगस्टन में हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन ने 21 तोपों की सलामी के साथ भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। ठीक है। फिर देखा जाए तो जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंड्रू हॉलेंस। ठीक है, एंड्रू हॉलेंस। और साथ में अलग अलग संपन्न इन वार्ताओं में व्यापार, निवेश, सेवा, स्वास्थ्य, रेलवे यातायात सेवाएं और खेल आदि क्षेत्रों में सहयोग संवर्धन पर चर्चा की गई। किंगस्टन के होप बोटैनिकल गार्डन में आपको इंडिया जमैका फ्रेंडशिप गार्डन का उद्घाटन किया गया। ठीक है। आगे है कि राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए राजधानी किंगस्टन में एक बड़े सड़क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर एवेन्यू रखा गया। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया और केवल 30 लाख की जनसंख्या वाला जो जमैका कंट्री है उसका खेलों का दबदबा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत खेलों और एथलेटिक्स के जमैका से
सीखना चाहता है। ठीक है, भारत खेल और एथलेटिक्स में जमैका से सीखना चाहता है, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो मात्र 30 लाख है, लेकिन एथलेटिक्स में वो बहुत आगे है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है सेंट विंसेंट व ग्रेनाडाइंस। सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स का देखा जाए तो ये 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स की राजकीय यात्रा पर रहे हैं, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स के गवर्नर जनरल डेम सुसान डुगान और प्रधानमंत्री रॉल्फ ई गोंजाल्वेस से मुलाकात की। ठीक है, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस के जो जनरल गवर्नर जनरल हैं वो हैं डेन सुसान डुगान, और प्रधानमंत्री हैं राल्फ ई गोंजाल्वेस, उन दोनों से मुलाकात की। चलिए आगे देखें। आगे है कि 19 मई को भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और बहुराष्ट्रीय मंच पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कर संकलन में सूचना और सहयोग के आदान प्रदान के लिए समझौता तथा ओल्ड कॉल्डर कम्युनिटी सेंटर के पुनर्निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राजधानी किंग्सटाउन में कोल्डर रोड नाम बदलकर इंडिया ड्राइव कर दिया गया है। देखिए, जमैका की राजधानी का नाम था किंगस्टन, और सेंट विंसेंट व ग्रेनाडाइंस की जो राजधानी है उसका नाम है किंग्सटाउन। किंगस्टन और किंग्सटाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 देशों के जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस, इन तीनों देशों की यात्रा की। 2 मई को भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी के बर्लिन जो राजधानी है वहाँ पहुँचे, और ये 1 दिन की यात्रा थी जर्मनी में। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जो हैं वो जर्मनी की ये 5वीं यात्रा थी। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, और छठा भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने और जर्मन चांसलर ने की है। छठा भारत जर्मन अंतर सरकारी, जिसे हम लोग कहें 6th इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ठीक है, जिसे कहता है आईजीसी। आईजीसी के बारे में देखिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐसी व्यवस्था है जो जर्मनी अपनी कुछ ही मित्र देशों के साथ, यानी कि, और भारत अगर देखा जाए तो भारत सिर्फ जर्मनी के साथ स्थापित की है। ठीक है, इसके तहत दोनों देशों के शासन प्रमुख, वरिष्ठ मंत्री, वाणिज्य भागीदार 2 वर्ष में एक बार विस्तृत बैठक एक दूसरे के देश में बारी बारी करते हैं। भारत और जर्मनी के बीच इस व्यवस्था की शुरुआत 2011 में हुई थी। चलिए आगे देखें। आगे है कि जलवायु परिवर्तन, हरित विकास, सतत विकास, ग्रीन हाउस उत्सर्जन आदि के मुद्दों में मुख्यतः इसमें चर्चा में रहे। जर्मन चांसलर ने मोदी को जून 2022 में जर्मनी में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भागीदार हेतु आमंत्रित किया। ठीक है, अब देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क का देखा जाए तो 3 मई को, यानी नेक्स्ट डे 3 मई को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। डेनमार्क की महारानी है मार्गरेट 2 और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन। वार्ता में दोनों पक्षों ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, पतन, नौवहन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। ठीक है, फिर साथ में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सहयोग के 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कोपेनहेगन में 7 समझौतों पर जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, आगे देखें। कोपेनहेगन में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताएं भी मोदी ने संपन्न की। ठीक है, कोपेनहेगन में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन तो हुआ ही, साथ साथ आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन सभी देशों के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी मोदी ने संपन्न की। चलिए देखते हैं नॉर्वे के साथ। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर। इनके साथ ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और विंड परियोजनाओं, मत्स्यिकी, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, संस्कृति एवं दीर्घकालिक आधारिक संरचना परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। फिर फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सुश्री सना मारिन। इनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लीन टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आदि पर इस क्षेत्र में सहयोग में वार्ता में हुई। ठीक है, इन सभी टॉपिक पे चर्चा हुई वार्ता में। अब देखा जाए तो स्वीडन
फिर स्वीडन की प्रधानमंत्री सुश्री माग्डालेना एंडरसन, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें व्यापार, निवेश, संवर्धन के उपाय पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त वैश्विक शांति, सुरक्षा एवं विकास मुद्दे पर भी चर्चा शामिल में रहे। ठीक है, आगे देखें। फिर आते हैं आइसलैंड में। तो आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं सुश्री कैटरीन जैकब्सडॉटियर। इनके साथ विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श वार्ता में किया गया, जिनमें ब्लू इकोनॉमी, आर्कटिक, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्यिकी तथा डिजिटल यूनिवर्सिटी आदि क्षेत्र के सहयोग के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। फिर आते हैं फ्रांस। 4 मई को फ्रांस में, यानी 4 मई को ये फ्रांस गए। पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत किया। ठीक है, और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, ब्लू इकोनॉमी, नागरिक उपयोग के नाभिकीय सहयोग आदि के मुद्दे पर इन मुख्यतः इसमें शामिल रहे। फिर कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि आत्मनिर्भर भारत की उनकी मुहिम में फ्रांस एक प्रमुख साझेदार बनेगा, विशेषतः रक्षा के क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में ये बढ़ चढ़कर सहयोग करेगा। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो विस्तार तथा उसने भारत की स्थायी सदस्यता और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह जो है उसमें भारत के प्रवेश के लिए फ्रांस का समर्थन राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोहराया। ठीक है, भारत के लिए समर्थन करेगा। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है फ्रांस ने कि भारत की सदस्यता जो स्थायी करने के लिए और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी के लिए भारत का सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी के लिए सहमति व्यक्त करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत व फ्रांस दोनों ही ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता सम्मान हो, आवाजाही की स्वतंत्रता हो तथा किसी एक पक्ष के दबाव, किसी तरह के तनाव और संघर्ष की गुंजाइश ना हो। नई दिल्ली में आगामी विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा। देखा जाए तो 16 मई 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे और ये नेपाल की उनकी 5वीं यात्रा थी। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री ने बुद्ध के जन्म स्थान जो लुम्बिनी में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड मेडिटेशन हॉल में आयोजित 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुम्बिनी मठ के क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास किया और इस केंद्र का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, जिसे IBC कहते हैं, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में मानकों के अनुरूप होगी और इसमें प्रार्थना और ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, कैफेटेरिया और अन्य सुविधाएं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है शिक्षा और विद्युत सहित सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों में इसका विस्तार करने और द्विपक्षीय साझेदारी के नए क्षेत्रों को तलाशने के लिए इस चर्चा हुई वार्ता में फिर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए और इनमें से 3 समझौते आपको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा काठमांडू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर तथा ICCR चेयर की स्थापना से संबंधित थे। 2 समझौते जो थे वो काठमांडू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रम से संबंधित हैं और एक अन्य समझौता जिसमें अरुण 4 परियोजना के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए समझौता पे सिग्नेचर हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिनलैंड और स्वीडन द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन। देखा जाए तो 18 मई 2022 को फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए अपने औपचारिक आवेदन ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे नाटो मुख्यालय में जमा कर दिए। ठीक है, रूस ने इसके प्रति कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसके लिए चेतावनी इन दोनों देशों को दी है। जिस तरह यूक्रेन को धमकी दी गई थी, अब रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है। ठीक है,
देखा जाए तो नाटो के जो महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है। और इन दोनों देशों के नाटो का सदस्य बन जाने के पश्चात रूस के साथ जो नाटो का ज़मीनी सीमा होगा वो लगभग दोगुना हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो नाटो के संविधान के तहत किसी देश को इस संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जो है वो आवश्यक है, ठीक है। और टर्की ने अपनी आपत्ति जताई है क्योंकि उनके अनुसार दोनों देश कुर्द आतंकियों जो कि टर्की के विरुद्ध गतिविधियां चलाते रहते हैं उनको प्रश्रय देते हैं, ठीक है। मतलब कौन? तो फिनलैंड और स्वीडन जो है वो कुर्द आतंकियों को प्रश्रय देते हैं, ऐसा कहा गया है टर्की के द्वारा, ठीक है। इसलिए टर्की ने आपत्ति जताई है यानी नाटो में समर्थन के लिए। अब फिनलैंड और स्वीडन ने पहले कहा गया है कि अब फिनलैंड और स्वीडन पहले 33 आतंकियों को सौंपे, उसके बाद ही टर्की नाटो की सदस्यता के समर्थन में विचार करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि विश्व के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर को 2.5 वर्ष के कारावास की सजा। देखा जाए तो 29 अप्रैल को लंदन स्थित साउथ वॉर्क क्राउन कोर्ट की एक ज्यूरी ने इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत 4 आरोपों में दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष की कारावास की सजा दी है बोरिस बेकर को। बोरिस बेकर कौन है? तो ये पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। इन्हें दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में सजा भुगतनी पड़ रही है। जून 2017 में हुआ था कि झूठ बोलकर इन्होंने स्वयं को दिवालिया घोषित कर लिया था ताकि इन्हें ऋण चुकाना न पड़े, और ऋण चुकाने की जगह पे इन्होंने हजारों डॉलर के फंड अपने खातों से अन्य लोगों के खातों में धन ट्रांसफर कर दिया। इसके अतिरिक्त एक तकनीकी फर्म से शेयर छुपाने का, बैंक धोखाधड़ी का भी दोष इन पर पाया गया है। अब इसके तहत इन्हें कम से कम 15 महीने तो जेल में बिताने ही होंगे ताकि बाकी अवधि के लिए इन्हें छूट मिल सकती है। बोरिस बेकर ने केवल 17 वर्ष की आयु में विंबलडन खिताब जीता था तथा सबसे कम उम्र में विंबलडन एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने 3 विंबलडन और 6 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2021-22 में सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 खिलाड़ी फोर्ब्स आकलन। तो देखा जाए तो अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स, इसने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की 2022 की अपनी सूची मई 2022 में जारी की है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 खिलाड़ी, तो पहले स्थान पे आते हैं आपको लियोनेल मेसी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। इनकी कुल कमाई है मिलियन डॉलर में 130 मिलियन डॉलर, ठीक है, एक साल में। मतलब से 2022 में इन्होंने 130 मिलियन डॉलर कमाई की है। ऑन फील्ड 75 मिलियन डॉलर और ऑफ फील्ड 55 मिलियन डॉलर। ऑफ फील्ड कहने का मतलब है खेल के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से आए, ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, इन सब से इन्होंने 55 मिलियन डॉलर कमाया है। फिर नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर लेब्रॉन जेम्स, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं अमेरिका के। इन्होंने एक साल में कुल 121.2 मिलियन डॉलर कमाए हैं। ऑन फील्ड 41.2 और ऑफ फील्ड 80 मिलियन डॉलर। इन्होंने ऑफ फील्ड ही 80 मिलियन डॉलर कमाया है, ठीक है। फिर देखा जाए तो है फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पे है, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। इन्होंने 115 मिलियन डॉलर कमाया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें रोजर फेडरर जो टेनिस खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, इन्होंने 90.7 मिलियन डॉलर कमाया, लेकिन ऑन फील्ड इन्होंने सिर्फ 0.7 मिलियन डॉलर ही कमाया है। 90 मिलियन डॉलर इन्होंने ऑफ फील्ड कमाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। तो देखा जाए तो 10 से 25 सितंबर 2022 को चीन के जेजियांग प्रांत की राजधानी हांगझो में खेल का आयोजन प्रस्तावित था, और 6 मई 2022 को चीन में जो कोरोना की नई लहर के चलते आयोजकों ने यह आयोजन स्थगित कर दिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है, इन्होंने ये विचार विमर्श करके स्थगित करने का निर्णय लिया, ठीक है। और इसका निर्णय उस वक्त लिया गया जब हांगझो से मात्र 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित संघाई में 1 माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन था। मूल कार्यक्रम के तहत सितंबर 2022 के एशियाई खेलों में 44 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ियों को 40 खेलों की 61 स्पर्धा में भाग लेना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो देखा जाए तो ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। ये सूचकांक जो है वो फ्रांस के गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं, उसके द्वारा जारी की जाती है। सूचकांक में कुल देश जो शामिल थे वो थे 180 और भारत का स्थान उसमें 150वां था, जो कि वैश्विक स्कोर का 41 था। ठीक है, 0 से 100 का मान रखा गया था, जिसमें भारत का जो स्कोर है वो 41 है और इसके साथ ये 150वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत जो था वो 142वें स्थान पर था और इस बार खिसक कर 150वें स्थान पर चला गया। फिर देखिए सूचकांक में प्रथम 5 स्थान, तो पहले स्थान पर आता है नॉर्वे, जिसका स्कोर है 92.65। दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे एस्टोनिया और पांचवें पे फिनलैंड। और सूचकांक में अंतिम 3 स्थान देखें तो 180वें स्थान पे है उत्तर कोरिया, 179वें स्थान पे है इरिट्रिया और 178वें स्थान पे है ईरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा। तो देखा जाए तो 22 मई की शाम दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए थे और 13 देशों के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के शुभारंभ से संबंधित कार्यक्रम में मोदी ने भाग लिया। अब 23 मई को भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्री मोदी ने जापान के जाने माने उद्यमियों के साथ मुलाकात की। श्री नरेंद्र मोदी जापान उद्यमियों की एक बिजनेस राउंड टेबल की अध्यक्षता में जापान की 34 कंपनियों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ इन्होंने इसमें भाग लिया और मोदी जी ने एक समारोह में 700 से अधिक प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव को सराहना की। इसमें आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में हिस्सा लिया जहां 700 से अधिक प्रवासी भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया और मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव का सराहना किया। भारतीय समुदाय को भारत चलो भारत से जुड़ो अभियान में शामिल होने तथा आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न। तो 22 मई को श्री नरेंद्र मोदी 2 दिन मतलब कि 23 मई और 24 मई की जापान यात्रा पर गए थे। ठीक है, 23 मई और 24 मई को, 22 तारीख को यहाँ से निकले थे और 23-24 के 2 दिन की यात्रा पर थे। अब देखा जाए तो 24 मई को क्वाड लीडर्स की चौथी बातचीत थी और भौतिकी उपस्थिति वाला ये दूसरा शिखर सम्मेलन था। 400 सदस्य देश की बैठक हुई। ठीक है, देखिए भौतिकी रूप से यानी फिजिकल रूप से जो प्रेजेंट होने के बाद जो मीटिंग हुई है ये दूसरा ही था और इनमें 4 देश के सभी सदस्य जो थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ये नए प्रधानमंत्री बने हैं और मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल थे। ठीक है, फिर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आपसी सहयोग से एक मुक्त खुले और समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा इससे पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित हो रही है, जो हम सभी को साझा उद्देश्य है। मतलब इन सभी देशों का जो साझा उद्देश्य है वो है शांति, स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित करना। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में। चलिए आगे देखिए। आगे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही पालन करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित होने का कानून मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुपालन की बात विशेष रूप से साझा बयान में कही गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी के लिए इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की घोषणा भी इस बयान में की गई है। फिर है कि क्वाड फेलोशिप शुरू करने की बात कही गई और आगामी जो शिखर सम्मेलन होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने का सम्मति हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता। ठीक है, देखिए जब भारत के प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर गए थे तो वहाँ क्वाड के सभी देश थे, तो उन सभी से द्विपक्षीय वार्ता भी अलग से हुई। ठीक है, उसी में है भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता। तो 24 मई को जब टोक्यो के प्रवास के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता में हुआ क्या
कि भारत और अमेरिका के बीच जो निवेश प्रोत्साहन समझौता है, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव अग्रीमेंट, इस पर हस्ताक्षर हुए, जो कि यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे कि संपूर्ण स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई, बुनियादी ढांचा आदि में भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाएगा। ठीक है। फिर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर आदि उभरती प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को 2027 तक आगे बढ़ाने का सहमति हुआ। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच ये सहमति बनी। ठीक है। इसमें देखा जाए तो स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार आदान प्रदान दोनों नेताओं ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता। तो देखा जाए तो अभी भारत और अमेरिका के बीच हुआ, अब भारत और जापान के बीच देखते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ रात्रि भोज का आयोजन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक विचार विमर्श किया। द्विपक्षीय सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना, अगली 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक शीघ्र जापान में आयोजन करना और दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को सराहना इस वार्ता में किया गया है। ठीक है। फिर इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो गति शक्ति पहल है उसके माध्यम से व्यवसाय में आसानी और लॉजिस्टिक में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। फिर है कि दोनों नेताओं में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यान्वयन में हुई जो प्रगति है उसको रेखांकित किया गया और साथ ही 5G, बियॉन्ड 5G और सेमीकंडक्टर्स जैसी महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावना पर चर्चा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला वार्ता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखा जाए तो 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक संपन्न की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा निर्माण, हरित हाइड्रोजन सहित अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान, खेल और जन जन के बीच संबंधों सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुआयामी सहयोग की समीक्षा की गई। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कि ऑस्ट्रेलिया में लिबरल नेशनल गठबंधन की एक दशक के शासन का अंत, लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज नए प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 21 मई को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न संसदीय चुनाव में एंथनी एल्बनीज के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर नई सरकार का गठन किया। ठीक है, ये लेबर पार्टी के थे एंथनी एल्बनीज। अब देखा जाए तो संसद के जो निचले सदन है मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 151 सीटों के लिए मतदान हुई थी, जिसमें 77 सीटें लेबर पार्टी के खाते में गई। ठीक है, जो निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसकी 151 सीटें हैं ऑस्ट्रेलिया में और उस 151 में से 77 सीटें लेबर पार्टी ने जीत लिया और लेबर पार्टी के कुछ निर्दलियों का भी इन्हें समर्थन प्राप्त हो गया। अब लिबरल नेशनल गठबंधन की 58 सीटें मिली। ठीक है, लिबरल नेशनल गठबंधन 58 सीटें प्राप्त कर सकी हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो निचला सदन के चुनाव है वो 3-3 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, वो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, जिससे प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का ही है। और एल्बनीज मतलब एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं वो 31वें प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। तो देखा जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम लोग CPI कहते हैं मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका जो आधारित मुद्रास्फीति का दर का आंकड़ा है
वो केंद्र सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा मासिक आधार पर प्रति माह जारी किए जाते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष जो है वो 2012 है। अब सभी आंकड़ों को देखा जाए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित जो आंकड़े हैं मुद्रास्फीति में, तो देखा जाए तो ये 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पर रहा। कहने का मतलब ये है कि मुद्रास्फीति का जो अधिकतम दर रहता है वो 6%, मतलब 4 ± 2 इसी तरह से चलता है। ठीक है, और आरबीआई को कहा गया था, सरकार ने कहा था कि जो अधिकतम 6% से अधिक ना हो, सीमित रखने को कहा गया था। लेकिन ये लगातार चौथा महीना ऐसा है जब मुद्रास्फीति का दर रिजर्व बैंक के द्वारा लक्षित 6% की उच्चतम दर को भी पार कर गया। देखा जाए तो जो सम्मिलित है मतलब ओवरऑल अप्रैल 2022 का अंतिम वो 7.79 है, जो कि 6 कहा गया था लेकिन 7.79 है। ठीक है, और मार्च में जो सम्मिलित था वो 6.95 था। ठीक है, चलिए 7.79 में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 8.38 है और शहरी क्षेत्र में 7.09%। ठीक है, ये प्रतिशत में है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 9 वर्ष के उच्चतम स्तर पर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, अब हम लोग देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति। वो 8 वर्ष के उच्चतम स्तर पे था और ये 9 वर्ष के उच्चतम स्तर पे है। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, इस पे जो आधारित जो मुद्रास्फीति का आंकड़ा है वो केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, 17 मई 2022 को अप्रैल 2022 के लिए ये आंकड़े जारी किए गए हैं और थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। देखा जाए तो अप्रैल 2022 में दर्ज की गई, जो भी दर्ज की गई उसमें देखा जाए तो फ्यूल एंड पावर, इसके मामले में जो मुद्रास्फीति दर्ज की गई है वो है 38.66%। विनिर्मित उत्पाद के मामले में मुद्रास्फीति 10.85%। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए यह सर्वोच्चतम 69.07%। ठीक है, चलिए देखते हैं थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो मुद्रास्फीति की बाकी दर देखा जाए तो सभी वस्तुओं के लिए जो सूचकांक है वो है 151.9 सूचकांक, और मुद्रास्फीति अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये अंतिम रहा 15.08%, जो कि खाद्य सूचकांक आधारित 172.9 और ये प्रतिशत मुद्रास्फीति 8.88%। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है खाद्य मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि के चलते गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध। तो देखा जाए तो देश में जो खाद्य पदार्थों की कीमतों में जो तीव्र वृद्धि आई है उसकी वजह से सरकार एक तत्कालिक कदम उठाते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 13 मई 2022 को ये घोषणा हुई है। सरकारी आदेश के तहत केवल वही गेहूं निर्यात की अनुमति है जिसके लिए अनुबंध 12 मई से पहले किए जा चुके हैं। मतलब ऐसा है कि 13 मई को अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुआ प्रतिबंध का, तो 12 मई तक जिनका भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अनुबंध हो चुका है, वो निर्यात हो सकता है। ठीक है, भारत द्वारा गेहूं के निर्यात प्रतिबंध करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं की कीमतों में तीव्र उछाल आया। ठीक है, क्योंकि अभी जो युद्ध का माहौल है रसिया और यूक्रेन का, तो यूक्रेन भी गेहूं का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, और वहाँ से गेहूं निकल नहीं पा रहा है और भारत ने भी प्रतिबंध लगा दिया, और भारत जो है वो विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और साथ ही गेहूं का प्रमुख निर्यातक भी है। अब 2022-23 में भारत सरकार ने तो ये टारगेट किया था कि 1 करोड़ टन गेहूं को निर्यात किया जाएगा, लेकिन प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, तो गेहूं के द्वारा जो भारत के द्वारा जो गेहूं का निर्यात पर रोक लगाने से G7 के राष्ट्रों ने भी इसकी निंदा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेपो रेट, बैंक रेट और नगद आरक्षण अनुपात मतलब CRR, इसमें वृद्धि हुई है। 4 मई 2022 की घोषणा के अनुसार रेपो रेट, बैंक रेट और सीमांत स्थायी सुविधा मतलब MSF दर जो है उस पर 0.40% का और CRR में 0.50% का वृद्धि किया गया है। ठीक है, पहले CRR 4% हुआ करता था, अब 4.5 हो गया है। देखा जाए
तो रेपो रेट अभी मतलब 4 मई 2022 की स्थिति अगर हम लोग देखें तो रेपो रेट अभी है 4.40%, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट है 4.65, सीमांत स्थायी सुविधा दर जो है वो 4.65, CRR जो है वो 4.50 और वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR है वो है 18%। ठीक है, और ये दर 21 मई 2022 से 4.50% की गई है। ठीक है, मतलब बाकी का दर तो 4 मई को किया गया है, लेकिन CRR का जो रेट है वो 21 मई को बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 2021-22 में देश में खाद्यान्नों सहित अधिकांश उपजों के रिकॉर्ड उत्पादन, और ये कृषि मंत्रालय का तीसरा अग्रिम अनुमान है। देखा जाए तो 19 मई को फसल वर्ष 2021-22 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। तीसरे अग्रिम अनुमानों के तहत 2021-22 के प्रमुख फसलों का उत्पादन अनुमान जो है वो निम्नलिखित है। कहने का मतलब कि जो कुल खाद्यान्न है वो है 314.51 मिलियन, और ये रिकॉर्ड रहा है कुल खाद्यान्न का। चावल का रिकॉर्ड रहा है 129.66 मिलियन टन। ठीक है, और ये अनुमानित है। ठीक है, गेहूं जो है 106.41 मिलियन टन, पौष्टिक मोटे अनाज में है 50.70 मिलियन टन। रिकॉर्ड रहा मक्का में 33.18 मिलियन टन, दलहन भी रिकॉर्ड रहा 27.75 मिलियन टन। इसी तरह रिकॉर्ड में हम लोग चना का देख सकते हैं 13.12 मिलियन टन। फिर रिकॉर्ड रहा तिलहन का 38.50 मिलियन टन। रेपसीड सरसों का रिकॉर्ड रहा 11.75 मिलियन टन। ठीक है, अब इसमें देखें हम लोग तो कपास का देखिए ये है 31.54 मिलियन गांठें, और प्रत्येक गांठ जो होता है वो 170 किलोग्राम का होता है। फिर जूट और मेस्ता 10.22 मिलियन गांठें होगी, जो कि एक गांठ 180 किलोग्राम का होता है। गन्ना भी रिकॉर्ड रहा 430.50 मिलियन टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान बरकरार, और ये देखा जाए तो 11 मई 2022 को विभिन्न देशों के लिए इस संबंध में विस्तृत आंकड़े जो है वो विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में जारी की गई है। ठीक है, विदेशों से अपने परिजनों, संबंधियों और अन्य रेजिडेंट द्वारा जो संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान विगत कई वर्षों से बना हुआ है। ठीक है, मतलब भारत में विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं वो अपने घर पे पैसे भेजते होंगे अन्य रेजिडेंट द्वारा, और ये इस तरह से भारत अभी भी पहले स्थान पर है कई सालों से। अब देखा जाए उन सभी का अरब डॉलर में 10 राष्ट्र जहां विदेश से धन संप्रेषित ज़्यादा होते हैं, तो उसमें पहला स्थान है आपको भारत का। ठीक है, भारत 2021 में 89.4 अरब डॉलर था। ठीक है, 89.4 अरब डॉलर। अगर 2020 में देखा जाए तो ये 82.7 अरब डॉलर था। मतलब कि इसकी तुलना में अगर वृद्धि देखें तो 8.1% की वृद्धि है। ठीक है, और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये 2.9% आ गया। ठीक है, जीडीपी में। अब मैक्सिको में देखते हैं, सेकंड स्थान पे है मैक्सिको। तो मैक्सिको में आता है 54.1 अरब डॉलर, 2020 में था 43.2 अरब डॉलर, यानी कि यहाँ पर 25.2% की वृद्धि हुई है, यानी कि इसके जीडीपी का 0.3% है। तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे फिलीपींस, पांचवें पे मिस्र, और छठे पे आता है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई द्वारा 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ लाभांश सरकार को हस्तांतरण। लाभांश हस्तांतरण किया गया है सरकार को, मतलब एक तरह से कहा जाए तो डिविडेंड का हस्तांतरण हुआ है आरबीआई को। देखा जाए तो 20 मई 2022 को आरबीआई के संचालक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ये घोषणा किया गया कि आरबीआई लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ का लाभांश सरकार को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आरबीआई के आय में गिरावट के कारण 2021-22 के लिए सरकार को जो हस्तांतरित की जाने वाली लाभांश है, ये राशि जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। मतलब 30,307 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं अप्रैल मार्च में 21-22 के, वो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है।
आरबीआई की आय का जो मुख्य जरिया है वो है सरकारी बॉन्ड, स्वर्ण और विदेशी मार्केट में फॉरवर्ड एंड बॉन्ड ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 में भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 83.57 अरब डॉलर, और ये वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। तो देखा जाए तो 20 मई को मंत्रालय की विज्ञप्ति में देश के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके आंकड़े जारी किए गए हैं। विगत 21-22 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मतलब 83.57 अरब डॉलर रहा है, जो इसका अब तक का सर्वोच्चतम स्तर है। ठीक है, 83.57 अरब डॉलर ये अब तक का सर्वोच्च स्तर रहा है एफडीआई का। अब मंत्रालय की उपयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार अगर हम देखें तो 21-22 में देश में हुए कुल एफडीआई में सर्वाधिक निवेश हुआ है सिंगापुर से। सिंगापुर से 27% इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, अमेरिका से 18% और मॉरिशस से 16%। फिर है 2021-22 के दौरान देश में कुल एफडीआई में सर्वाधिक निवेश हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में 25%, सेवा के क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 12% 2021-22 के दौरान एफडीआई जो प्राप्तकर्ता राज्य है उसमें सर्वाधिक है कर्नाटका। कर्नाटका ने कुल 35% एफडीआई प्राप्त किया है, महाराष्ट्र ने 26% और दिल्ली ने 14%। ठीक है, फिर 2021-22 में देश में जो विनिर्माणी क्षेत्र है मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है वहाँ कुल एफडीआई आया है 21.34 अरब डॉलर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 76% की इसमें वृद्धि देखी गई है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 2021-22 में देश के जीडीपी में वृद्धि 8.7% रही, और ये एनएसओ का आंकड़न है। एनएसओ का आकलन में अगर हम लोग देखें तो 31 मई को 2021-22 का जो देश का सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं। 2020-21 में और 21-22 की जो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े हैं उसको हम एक दृष्टि में देखें तो 2011-12 इसका जो स्थिर मूल्य पर मतलब एट अ कांस्टेंट प्राइस देखा जाए 2011-12 मतलब ये बेस प्राइस के हिसाब से, तो 2021-22 में जो कि 31 मई 2022 तक का अंतिम आंकड़ा है वो रहा जीवीए मतलब मूल कीमतों का जो मूल्यवर्धन है जीवीए प्राइस वो है 136.05 लाख करोड़। ठीक है, 136.05 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% अधिक है। फिर आपको नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन मतलब उत्पादन पर जो निवल कर है वो रहा 11.30 लाख करोड़। ठीक है, जीडीपी रहा 147.36 लाख करोड़, यानी कि 8.7% इसमें वृद्धि रहा। फिर एनएनआई मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं नेट नेशनल इनकम वो 125.20 रहा, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि देखी गई। फिर प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम रहा 91,481 जो रहा 91,481 रहा पर कैपिटा इनकम का लाख करोड़ में, यानी कि इसमें भी 7.5% का इसमें वृद्धि देखा गया है। ठीक है, ये था कांस्टेंट प्राइस पे। अब हम लोग देखते हैं करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे हम लोग देखेंगे तो इसमें जीवीए बेसिक देखा जाए तो ये 213.49 है। कब का? ये है 2021-22 का। ठीक है, 213.49 और ये है 2020-21 का। ठीक है, देखा जाए तो इसमें 18.2% का वृद्धि हुआ है और नेट टैक्स ऑन प्रोडक्शन में 23.15 रहा, जो कि जीडीपी अगर देखें तो ये 236.65 है करंट प्राइस पे, यानी कि इसमें 19.5% का वृद्धि है। फिर नेट नेशनल इनकम इसमें आपको 205.30 है, यानी 19.4% की वृद्धि देखी गई है। पर कैपिटा इनकम यहाँ 1,50,007 है, मतलब 18.3% की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2021-22 की चौथी तिमाही मतलब जनवरी मार्च 2022 में जीडीपी में वृद्धि हुआ 4.1%। मतलब 31 मई को वित्तीय वर्ष 2021-22 की जो चौथी तिमाही है जनवरी मार्च 2022 उसके जीडीपी के आंकड़े एनएसओ के द्वारा जारी किए गए हैं। अब देखा जाए तो 2021-22 में हम लोग देखेंगे पहला जो अप्रैल से जून था। ठीक है, अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च,
ये जो पूरा साल का है वो 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये 3-3 मंथ का, ठीक है, तिमाहियों के रूप में बांटा गया है। तो इस तरह से देखें, Q1 जिसे कहते हैं हम लोग पहली, मतलब अप्रैल से जून, अगर उसमें देखें तो 21-22 में प्रतिशत है 20.1%, ठीक है, और जुलाई में रहा ये 8.4। इस तरह से अगर चौथा जो हम लोग देखना है जनवरी से मार्च 2022 का, 21-22 का, वो है 4.1%, ठीक है, और पूरे वित्तीय वर्ष का जो अनुमान आकलन किया गया वो है 8.7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस में संपन्न। देखा जाए तो 22 से 26 मई 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने तथा निवेश प्रोत्साहन आदि पर चर्चा के लिए विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। इस सम्मेलन में विश्व भर के 2000 से अधिक संख्या में मंत्रियों, नेताओं, आर्थिक विशेषज्ञों, वित्तीय संगठनों, उद्यमियों एवं अन्य आदि ने अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज की है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया, और साथ में 1 दर्जन से अधिक अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री तथा 100 से अधिक भारतीय कंपनियों के सीईओ इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच 3 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन पुनः प्रारंभ। तो देखिए, कोविड-19 के कारण ट्रेन का संचालन मार्च 2020 से बंद किया गया था, जिन्हें फिर से शुरू किया गया। इसमें 3 ट्रेन है, एक है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस और तीसरा है मिताली एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है वो कोलकाता से ढाका के बीच चलती है, ठीक है, 29 मई को इसे फिर से शुरू किया गया। फिर बंधन एक्सप्रेस आपको कोलकाता से खुलना के बीच चलती है, जिसे 29 मई को शुरू किया गया, और मिताली एक्सप्रेस जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी ढाका के बीच चलती है, और इसे 1 जून 2022 से शुरू किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट की ओर, मतलब नियुक्तियां। तो देखा जाए तो एयर इंडिया के नए सीईओ बने हैं कैम्पबेल विल्सन। फिर इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं पीटर्स एल्बर्स। सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं, चेयरपर्सन, वो है निधि छिब्बर। फिर आपको देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का नवरत्न कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके नए सीएमडी बने हैं विवेक देवांगन। फिर नेक्स्ट है आरबीआई में 2 नए कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हुई, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सितिकांता पटनायक। फिर नेक्स्ट है कि नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं नवीन श्रीवास्तव। फिर है कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो है राजीव कुमार। चलिए आगे देखिए। WHO के महानिदेशक पुनर्निर्वाचित हुए हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, और दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है संगीता सिंह को। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजीव बजाज। इसमें आगे देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश, एक है न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया जो कि पूर्व में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और दूसरे हैं न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला जो कि गुजरात न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि 6 उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं। पहला है आपको उत्तराखंड के जो नए बने हैं न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश, तो वो बने हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, अब वो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अमजद एस सईद जो कि बम्बई उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे, ठीक है। और फिर तीसरा है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संभाजी शिवाजी शिंदे। ये बम्बई उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं राजस्थान में। उसी तरह से गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रश्मि एम छाया जो कि गुजरात के एक न्यायालय में एक न्यायाधीश थी। अब दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जो कि तेलंगाना में उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, ठीक है। उसी तरह से आपको तेलंगाना के न्यायमूर्ति बने हैं उज्ज्वल भुयान
जो कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में ही एक न्यायाधीश थे, अब वहीं के मुख्य न्यायाधीश हो गए। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहाँ पहला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 9 मई को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्र के वर्ष 2022 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा किया गया। 22 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार की राशि जो है वो 15,000 डॉलर है। जन सेवा के पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक भी इन्हें दिया जाता है। और पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में 15 पुरस्कार हुए, जिसमें आपको जन सेवा मतलब पब्लिक सर्विस में आपको दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को, जो कि 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पर हमले का रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। फिर न्यूज़ ब्रेकिंग रिपोर्टिंग में दिया गया है मियामी हेराल्ड का स्टाफ को। फिर आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दिया गया है टेम्पा बे टाइम्स के 3 पत्रकार को, ठीक है। फिर है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है क्वांटा पत्रिका के पत्रकारों को संयुक्त रूप से। और लोकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है बेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन के मेडिसिन हॉपकिंस तथा शिकागो ट्रिब्यूनल की सेसिला को। फिर नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए भी न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को ही दिया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है फ्यूचरो मीडिया का स्टाफ और पीआरएक्स के कर्मी को। फिर फीचर राइटिंग के लिए दिया गया है द एटलांटिक के जेनिफर सीनियर को। फिर कमेंट्री के लिए दिया गया है मेलिंडा हैनबर्ग को, जो कि द कांसास सिटी स्टार हैं। फिर क्रिटिसिज्म के लिए दिया गया है सलामिसा टिलेट को, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स से हैं। फिर एडिटोरियल राइटिंग के लिए दिया गया ह्यूस्टन क्रॉनिकल के 4 पत्रकार को। और एडिटोरियल कार्टूनिंग इस वर्ष का किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी दिया गया है मार्क्स याम को, जो कि लॉस एंजलिस टाइम्स के हैं। और फीचर फोटोग्राफी के लिए दिया गया है राइटर के 4 भारतीय पत्रकार हैं, राइटर्स के 4 भारतीय पत्रकार, उन्हें दिया गया है फीचर फोटोग्राफी के लिए। चलिए आगे देखें। ये 15 थे पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे पुस्तकें, ड्रामा और संगीत के क्षेत्र में। तो पहला है फिक्शन में है द नेतन्याहूज, जोशुआ कोहेन के लिखित है, इसे दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री, कवर्ड विथ नाइट, ये निकोल यूस्टस के हैं। और एन अमेरिकन हिस्ट्री के लिए दिया गया है एडा फरेर को, ठीक है। बायोग्राफी के लिए दिया गया है चेसिंग मी टू माई ग्रेव, ये विनफ्रेड रेम्बर्ट का है। फिर नेक्स्ट है पोएट्री भी दिया गया है, पोएट्री का है फ्रैंक के लिए दिया गया है, और ये है डायनेसिस द्वारा। फिर नेक्स्ट है जनरल नॉन फिक्शन यानी इनविजिबल चाइल्ड, एनरीगा एलिट द्वारा लिखा गया है इनविजिबल चाइल्ड। फिर नेक्स्ट है संगीत के लिए दिया गया है आपको वॉइसलेस मास को, ये हैं रेविन चाकोन द्वारा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। तो देखा जाए तो मई 2022 में WHO ने भारत की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया। आशा का हम लोग फुल फॉर्म देखें तो वो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, मातृत्व सेवा एवं बच्चों के टीकाकरण के महत्वपूर्ण योगदान तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए WHO द्वारा ये पुरस्कृत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जो है वो उसके विजेता हैं प्रोफेसर फ्रैंक विल्जेक जो हैं वो एक भौतिक विज्ञानी हैं यानी फिजिक्स साइंटिस्ट, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 की ओर, जिसमें पहला है कि विजेता 2022 का जो विजेता है वो है गीतांजलि श्री, जो कि ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। पहली भारतीय महिला बन गई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने के लिए। ये बुकर पुरस्कार से थोड़ा डिफरेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। देखिए उपन्यास जो लिखा हुआ था वो था टॉम्ब ऑफ सैंड, मतलब यह पुरस्कार अलग से दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड को, जो कि टॉम्ब ऑफ सैंड का हिंदी में अनुवाद किया जाए, जो पुस्तक थी हिंदी में उसका नाम था रेत समाधि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वार्षिक रूप से
किसी एक पुस्तक को प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो या फिर यूके आयरलैंड में प्रकाशित की गई हो। ठीक है, अंग्रेजी अनुवादक हैं इसके डेजी रॉकवेल। पुरस्कार की राशि मिली 50,000 पाउंड, लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कान फिल्म महोत्सव 2022। तो ये 17 से 28 मई को फ्रांस के प्रतिष्ठित 75वां कान फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ। इस वर्ष इस महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर महोत्सव की प्रतियोगिता खंड की जूरी में भारत की दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया। इस वर्ष निम्नलिखित पुरस्कार महोत्सव के प्रमुख पुरस्कारों में शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर पुरस्कार दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। पाम डी ओर पुरस्कार ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं पार्क चान वुक, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। फिल्म है डिसीजन टू लीव। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो ये दिया गया है जार अमीर इब्राहिम को, जो कि फिल्म है होली स्पाइडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है सांग कांग हो को, दक्षिण कोरिया के हैं। फिल्म है ब्रोकर। फिर ज्यूरी पुरस्कार दिया गया है ईओ, जो कि निर्देशक हैं जर्जी स्कोलमिस्वस्की, तथा द एट माउंटेन्स, जिसके निर्देशक हैं फेलिक्सन वॉन ग्रेनिंजेन। ठीक है, फिर है ऑनररी पाम डियोर। ऑनररी पाम डियोर दिया गया है टॉम क्रूज को और फॉरेस्ट वेटकर को। और गोल्डन कैमरा अवार्ड दिया गया है वारपोनी, निर्देशक हैं रिले केयोग। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग निधन की ओर, जहाँ पहला है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 13 मई को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया और 2004 में यूएई के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। फिर नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, प्रसिद्ध संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। उनके 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है सुखराम, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुखराम का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है रेजिन जिलबर्ग, ये है संगीत के डिस्कोथेक्स के जनक मानी जाने वाली सुपरहिट गायिका, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है केके का नाम है मशहूर बॉलीवुड में, जिसका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुनाथ। 31 मई 2022 की रात कोलकाता में इनका निधन हो गया। वे 53 ईयर्स की आयु के थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुस्तकों की ओर, जिसमें पहला है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति और नंदन नीलकेनी और अन्य। फिर नेक्स्ट है लिविंग माउंटेन। लिविंग माउंटेन के लेखक हैं अमिताभ घोष। फिर नेक्स्ट है ड्रीम टाउन। ड्रीम टाउन के लेखक हैं डेविड बॉल्डाकी। डेविड बॉल्डाकी जो हैं वो ड्रीम टाउन के लेखक हैं। फिर नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसके लेखक हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट है द मैजिशियन माजदा, जिसके लेखक हैं अश्विन सांधी। फिर नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लेखक हैं गीतांजलि श्री। फिर नेक्स्ट है रिस्ट एश्योर्ड आत्मकथा। रिस्ट एश्योर्ड आत्मकथा के लेखक हैं गुंडप्पा विश्वनाथ। फिर नेक्स्ट है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसके लेखक हैं एस जयशंकर। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर। पहला टॉपिक है पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में बहादुर प्रसाद द्वारा 30 वर्ष पूर्व 1992 में बनाया गया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अविनाश सावले ने भंग किया। ठीक है, ये 5000 मीटर का दौड़ था जो कि बहादुर प्रसाद के द्वारा बनाया गया था 30 वर्ष पूर्व 1992 में, और इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है अविनाश सावले के द्वारा। देखिए, तो 7 मई 2022 को लंबी दूरी के धावक जो अविनाश सावले हैं, उन्होंने अमेरिका में सान जुआन में एक एथलेटिक मीट में 5000 मीटर की दौड़ 13 मिनट 26.65 सेकंड में पूरी करके इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके बावजूद स्पर्धा में वह 12वें स्थान पर रहे। ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 13 मिनट 25.65 सेकंड में, लेकिन वहाँ जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें ये 12वें स्थान पे थे।
पुरुषों की जो 3000 मीटर की स्टीपल चेंज तथा पुरुषों की हाफ मैराथन के राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी महाराष्ट्र के अविनाश साबले के ही नाम है। 3000 मीटर स्टीपल चेंज में अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने 7 बार तोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी का 100 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो देखिए, तो मई 2022 में आंध्र प्रदेश की 22 वर्षीय धाविका ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 3 बार नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए। अब देखा जाए तो पहला रिकॉर्ड उन्होंने 11 मई को बनाया। 11 मई को साइप्रस में लिमासोल में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.23 सेकंड में पूरा कर लिया और इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। स्वर्ण पदक भी वहाँ पे जीता। ठीक है, फिर दूसरा रिकॉर्ड आपको 22 मई को हुआ ब्रिटेन में लोबोरो में यही दौड़ 13.11 सेकंड में पूरी करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि 13.23 में बनाया था 11 तारीख को, और 22 तारीख को 13.11 सेकंड में। फिर इसको तोड़ा 26 मई को यही दौर में 13.04 सेकंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि महिलाओं की जेवलिन थ्रो में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 8 मई 2022 को उत्तर प्रदेश की अनु रानी ने जमशेदपुर में चौथी इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में 63.82 मीटर दूरी तक भाला फेंककर इस स्पर्धा का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड 8वीं बार तोड़ने में सफलता प्राप्त की। स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता। ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने 8वीं बार तोड़ा। फिर नेक्स्ट है श्रीलंका बांग्लादेश क्रिकेट। तो देखिए, तो मई माह में श्रीलंका 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलने बांग्लादेश के दौरे पर गई। विजेता रही श्रीलंका 1-0 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं का T20 चैलेंज कप 2022 IPL सुपरनोवाज तीसरी बार विजेता। तो देखा जाए तो ये IPL की ही तरह महिलाओं का टूर्नामेंट होता है T20 चैलेंज, लेकिन इसमें 3 टीमें होती हैं। ठीक है, अभी तक 3 टीमें हैं। 2022 में जो हुआ 23 से 28 मई 2022 को हुआ था महिलाओं का T20 चैलेंज कप, और ये चौथा संस्करण था। इस चौथे संस्करण में मतलब ये 4 बार में 3 बार विजेता रही IPL सुपरनोवाज। ठीक है, IPL सुपरनोवाज फाइनल में जीती 4 रन से, और ये तीसरी बार। 3 जो टीमें थीं वो थी IPL सुपरनोवाज, IPL ट्रेल ब्लेजर्स और IPL वेलोसिटी। उप विजेता रहे IPL वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल में IPL वेलोसिटी को हराया था IPL सुपरनोवाज ने। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई डियांड्रा डॉटिन, वेस्टइंडीज़ की है, सुपरनोवाज टीम के लिए खेलती हैं, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन जो बनाए वो हरमनप्रीत कौर ने बनाए 151। ठीक है, 151 टोटल 151 रन बनाए। सुपरनोवा टीम की कप्तान थी, और टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लिया है पूजा वस्त्राकार, 6 विकेट इन्होंने लिया है, ये भी सुपरनोवाज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु को कांस्य पदक। तो देखा जाए तो 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप फिलीपींस में मनीला में संपन्न हुआ। भारत की PV सिंधु ने सेमीफाइनल में जाकर जापान के यामागुची अकाने से हार गई। ठीक है, और महिला एकल स्पर्धा में ये कांस्य पदक पा सकी। सेमीफाइनल में हारने के कारण इन्हें सिर्फ कांस्य पदक मिला। देखिए, अब विजेता देखा जाए तो एकल जो पुरुष एकल में था वो थी ली जी जिया, मलेशिया के हैं ली जी जिया, वो जीते, और उप विजेता रहे जोनाटन क्रिस्टी, ये इंडोनेशिया के हैं। महिला एकल में वांगशी येन चीन के हैं, वो जीत चुकी हैं, और यामागुची अकाने जापान की हैं जो फाइनल में हार गई। ठीक है, नेक्स्ट है उबेर कप, महिलाओं की बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप, और ये 29वां संस्करण था। ठीक है, विजेता है दक्षिण कोरिया, और ये दूसरी बार विजेता रही दक्षिण कोरिया। उप विजेता चीन है जो कि 15 बार विजेता रह चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूएफा चैंपियंस लीग 2021-22। देखा जाए तो 28 मई को यूरोप के सर्वाधिक प्रतिष्ठित क्लब टूर्नामेंट यूएफा चैंपियनशिप लीग का फाइनल रियल मैड्रिड और लिवरपूल के बीच खेला गया। ठीक है, विजेता रहे रियल मैड्रिड, स्पेन की टीम है रियल मैड्रिड, वो विजेता रहे, और इसने 14 बार यह टूर्नामेंट जीता है। उप विजेता है इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल। नेक्स्ट है पुरुषों की 75वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जिसे कहते हैं 2021-22, उसमें केरल विजेता रहा। ठीक है, 2 मई को हुआ था मल्लापुरम केरल में,
और विजेता केरल रहा 5-4 से, और ये 7वीं बार विजेता है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी में। और उप विजेता रहा पश्चिम बंगाल। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, जो कि 6 से 17 मई 2022 को भोपाल में संपन्न हुआ। विजेता है ओडिशा 2-1 से, उप विजेता है कर्नाटका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पुरुषों की 12वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022, 17 से 29 मई को तमिलनाडु के कोविलीपट्टी में संपन्न हुआ था। विजेता रहा उत्तर प्रदेश 2-0 से, और उप विजेता है चंडीगढ़। नेक्स्ट है पुरुषों का 11वां हॉकी एशिया कप 2022, भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। 23 मई से 1 जून तक हुआ था इंडोनेशिया में जकार्ता में, ठीक है। इसमें विजेता दक्षिण कोरिया है 2-1 से, और ये 5वीं बार विजेता रहा पुरुषों की हॉकी एशिया कप में। उप विजेता मलेशिया रहा, और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा और कांस्य पदक मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, 8 से 20 मई को 12वां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन टर्की के इस्तांबुल में हुआ। कुल 73 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 310 मुक्केबाज विभिन्न स्पर्धाओं में शामिल हुए थे। पदक तालिका में अगर पहला 3 स्थान देखें तो टर्की पहले स्थान पर रहा 7 पदक के साथ, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 रजत और कांस्य, ठीक है, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ। फिर नेक्स्ट है आयरलैंड, 2 पदक जीता है आयरलैंड ने, दोनों स्वर्ण। कनाडा ने 2 पदक जीता, 1 स्वर्ण और 1 रजत, और भारत चौथे स्थान पर रहा 3 पदक के साथ, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। फिर देखा जाए भारतीय जो पदक विजेता है उसमें है निखत जरीन, 25 वर्षीय तेलंगाना की हैं, 52 किलोग्राम के वर्ग में फाइनल में थाईलैंड की जिटपांग को 5-0 से हराया और स्वर्ण पदक जीता। फिर दूसरे हैं मनीष मौन, हरियाणा के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 57 किलोग्राम वर्ग में। फिर है प्रवीण हुड्डा, हरियाणा के, कांस्य पदक जीता है 53 किलोग्राम वर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन टेनिस 2022। मैड्रिड ओपन टेनिस देखा जाए तो एकल, पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो है कार्लोस अल्काराज, स्पेन के हैं। उप विजेता रहे अलेक्जेंडर ज़वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल में विजेता हैं ओन्स जेबियोर, ट्यूनीशिया के, और उप विजेता है जेसिका पेगुला, अमेरिका के। फिर नेक्स्ट है महिला युगल। महिला युगल में देखा जाए तो गैब्रियल डोब्रोवस्की, कनाडा की, और उसके साथ गुलियाना ओल्मोस, मेक्सिको की, ये विजेता रहे। फिर पुरुष युगल में वैसली कुलहॉफ, नीदरलैंड के, और नील स्कूप्सकी, ब्रिटेन के, विजेता रहे। देखा जाए तो जोन्स जेबियोर जो है वो WTA के 1000 स्तर का कोई खिताब जीतने वाली पहली अफ्रीकी टेनिस खिलाड़ी बनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटालियन ओपन रोम मास्टर 2022, जो कि 8 से 15 मई को इटालियन ओपन टेनिस रोम मास्टर 2022 टूर्नामेंट इटली में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, विजेता रहे। स्टेफानोस सिपास, ग्रीस के हैं, जो कि उप विजेता रहे। महिला एकल में ईगा स्वियाटेक, जो कि पोलैंड के हैं, विजेता रहे, और उप विजेता है ओन्स जेबियोर, ट्यूनीशिया के। पुरुष युगल में निकोला मैक्टेक और मेट पैविक, दोनों क्रोएशिया के हैं, विजेता रहे। महिला युगल में वेरोनिका कुदुरमेतेव और अनास्तासिया पैवलियुचेन कोवा, ये दोनों रूस के हैं, जो कि महिला युगल में विजेता रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगस्टा मास्टर, जो कि गोल्फ का टूर्नामेंट है 2022 का, 7 से 10 अप्रैल को संपन्न हुआ जॉर्जिया में, ऑगस्टा में। विजेता है स्कॉट सेलर, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है PGA चैंपियनशिप गोल्फ 2022, 19 से 22 मई 2022 को अमेरिका में ओक्लाहामा में संपन्न हुआ। विजेता है जस्टिन थॉमस, अमेरिका के। नेक्स्ट है फार्मूला 1 रेस। देखिए फार्मूला 1 रेस जो है इस बार 3 फार्मूला 1 रेस हुए, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं एम वर्स्टापेन, जो कि रेडबुल टीम के हैं, और उप विजेता रहे लेकलेकर, फरारी के। फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता है एम वर्स्टापेन, और उप विजेता है एस परेज, रेडबुल के। मोनाको में विजेता है एस परेज, रेडबुल के, और उप विजेता है सी सेन जूनियर, फरारी के, ठीक है। मियामी और स्पेनिश दोनों के विजेता हैं एम वर्स्टापेन, जो कि रेडबुल के हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पैरा कैनोइंग विश्व कप में भारत का पहला स्थान। 29 मई 2022 को पोलैंड में पोंजनान में पैरा कैनोइंग विश्व कप में भारत की प्राची यादव BL2 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त हुई और पैरा कैनोइंग विश्व कप में भारत का यह पहला ही पदक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वीडियो यहीं तक था। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट onlinestudycenter.in के जाकर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा PDF का। और फेसबुक चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।